हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम जॉइन यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल को हम कवर करेंगे 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। इससे पहले जो जो वीडियो अपलोड हुई हैं, जैसे कि अपलोड हुई है ये वाली वीडियो, पूरा प्रशांत काल, मध्य प्रशांत काल तथा नव प्रशांत काल। तो फर्स्ट वीडियो ये थी जिसका नाम है प्राचीन भारत का इतिहास। देन उसके बाद जो वीडियो आई थी वो थी भारत के प्राचीन वेद ग्रंथ। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत अच्छे तरीके से आपको चित्रों के सहायता से, मैप के सहायता से कराया गया है। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उत्तर वैदिक काल से जो पहले वीडियो आई थी वो ऋग्वेदिक काल, उसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिला, काफ़ी लोगों ने उसे लाइक किया, सब्सक्राइब किया, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। यही प्रेजेंटेशन के साथ आपको वो वीडियो मिली है। आज करेंगे उत्तर वैदिक काल। उससे पहले जो ऋग्वेदिक काल हमने किया था, थोड़ा बेसिक देख लेते हैं, क्योंकि उसमें कुछ उत्तर वैदिक काल भी कवर हुआ था। तो ऋग्वेदिक काल 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व था। उसके बाद 1000 ईसा से लेके 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल आया। तो सिंधु घाटी का जो पतन हो गया था, उसके बाद बोला जाता है कि यही काल आया था वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता ही आई थी, जो आर्य के द्वारा लाई गई थी, आर्य समाज के द्वारा लाई गई थी। जो इससे पहले वीडियो अपलोड हुई है ऋग्वेदिक काल में, उसमें तो सब पूरा बताया गया है कि आर्य कहाँ से आए थे, उनका क्या कहाँ विश्लेषण, मतलब पूरे अच्छे तरीके से बताया गया। अलग अलग वैज्ञानिकों का, अलग अलग इतिहासकारों का मानना अलग अलग है कि कोई तिब्बत से आए थे, कोई अलास्का के जंगलों, मतलब अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं कि आर्य आए कहाँ से थे। तो पहली वीडियो आप देखेंगे तो आपको सब चीज़ें अच्छे से कवर हो जाएंगी। बाकी चीज़ें हैं कि हाँ, अच्छे प्रेजेंटेशंस के साथ करवाई जाती हैं। उसके बाद जो ये भी कहा जाता है कि जो इसे वैदिक सभ्यता नाम क्यों दिया गया, क्योंकि सभी जानकारी वेद से ही मिलती है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता नाम दिया गया है। इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि ये आर्यों की एक सभ्यता थी। नेक्स्ट, अब आगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व माना जाता है। तो वैदिक सभ्यता के अंत का जो काल था वो उत्तर वैदिक काल ही था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल वैदिक सभ्यता के अंत का ही काल था। उसके बाद कहा जाता है कि और सभ्यताएं बाद में आई। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो क्षेत्र था वो बढ़ गया। ऋग्वेदिक काल के कंपैरिजन सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक जो नीतियाँ थी उसमें भी बदलाव आया। उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्य रूप से ग्रंथों पर आधारित था, ये ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे वैदिक काल कहा गया है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, एग्जाम में यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं ऑप्शन के साथ। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद तथा अर्थवेद तथा ब्राह्मण ग्रंथ तथा उपनिषदों की रचना हुई थी। जैसे कि आपको बता दूं, जो वैदिक काल था तो उसमें जो ऋग्वेदिक काल इसीलिए उसे नाम दिया गया क्योंकि जो सबसे पहला ग्रंथ ऋग्वेद जो था वो ऋग्वेदिक काल में ही आ गया था। लेकिन जो बाकी के ग्रंथ की स्थापना हुई है या लिखे गए हैं वो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हैं। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ऐसे लिखा गया, जैसे एग्ज़ाम में कि सामवेद की रचना कौन से काल में हुई, तो आपके लिए ऑप्शन दिया रहेगा। तो यह रहेगा उत्तर वैदिक काल में जो सामवेद आया, या अर्थवेद आया, या यजुर्वेद आया। ठीक है, यह चीज़ आपके ध्यान रखना है। बाकी हम मैप की सहायता से भी देख लेते हैं कि इनका कहाँ का विस्तार क्षेत्र था, वो आप देख सकते हैं। भौगोलिक विस्तार उत्तर वैदिक ग्रंथों से पता चलता है कि आर्य लोगों ने पंजाब से लेकर गंगा यमुना द्वीप के साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश तक अपना विस्तार कर लिया था। इनका विस्तार पहले से बढ़ गया था। ज़्यादातर जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था, मेरठ के पास तक, वहाँ तक उत्तर वैदिक काल में इसका विस्तार बढ़ गया था। बड़े राज्य पूछे जा सकते हैं कौन कौन से थे। कौशल, विदेह, अंग, कुरु, पांचाल, ये सब इसके बड़े राज्य थे किसके, उत्तर वैदिक काल के। आगे उत्तर वैदिक काल का ये देखिए मैप कैसे कैसे बसा हुआ था। सिंधु नदी जो इस टाइम पाकिस्तान में है, अरब सागर, गुजरात के पास ये वाला हिस्सा गुजरात जो प्रेजेंट गुजरात है, विदर्भ, नर्मदा देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं ये सब हिस्सा कौशाम्बी, ये सब आ गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा आ गया। तो इस क्षेत्र में पूरा फैला हुआ था। बाकी ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक भी ये फैला हुआ था। ये था उत्तर वैदिक काल का मैप नक्शा। बाकी जो वैदिक काल, ऋग्वेदिक काल का भी है, वो भी कुछ सेम ऐसा ही है। कुछ राज्यों के नाम बदले होंगे, बाकी इसका जो क्षेत्र विस्तार इसमें बड़ा था, उसमें कुछ छोटा था, ऐसी चीज़ें हैं। अब आगे शीघ्र ही कुरुओं ने, जो कुरु कुल थे वहाँ भी, जैसे कबीला बोला जाता है, तो उसके बारे में चीज़ें जो पूछी जा सकती हैं एग्ज़ाम में, मेन कबीले कौन कौन से थे। तो जो कबीले थे, बाकी उसमें भी कबीले थे, उसका कबीले का एक अच्छा सा टॉपिक अलग से कवर है, उसे देख सकते हैं आप। तो शीघ्र ही कुरुओं ने दिल्ली क्षेत्र के द्वाब ऊपरी भाग पर अधिकार कर लिया। ठीक है, जो कुरु थे उन्हें दिल्ली क्षेत्र के द्वाब के ऊपरी भाग पर अधिकार कर लिया, तो उसका नाम क्या रख दिया, कुरुक्षेत्र नाम रख दिया। राजधानी हस्तिनापुर को बनाया।
जो मेरठ में पढ़ता था इन्होंने। कुरुकुल का इतिहास भारत युद्ध से प्रसिद्ध है। कुरुकुल का कि भारत जिसे महाभारत कहा जाता है, महाभारत जो काव्य है वो इसी काल में कहा गया है कि युद्ध हुआ था। यह माना जाता है कि भारत युद्ध 950 ईसा के आसपास कौरव तथा पांडवों के बीच हुआ था। दोनों कुरुकुल के ही थे। जो महाभारत हुई थी कौरव तथा पांडवों के बीच में, तो इसका वर्णन भी इसी अभिलेख या इसी टाइम पे मिलता है महाभारत का। ठीक है, एक आपके लिए वीडियो अपलोड हुई है, ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। कांग्रेस अधिवेशन की वीडियो है, काफ़ी अच्छे ट्रिक के साथ करवाई गई है, बहुत अच्छे ट्रिक के साथ। एक बार आप देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ ये ट्रिक है। एक ही बार में आपको कांग्रेस अधिवेशन के सन, कहाँ कहाँ हुई, किसने अध्यक्षता की, सभी अच्छे से याद हो जाएगी। इस वीडियो को आप जरूर जाके देखिएगा, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब आगे जनजातीय संघर्ष। अब दूसरे लोग जब दूसरी जगह आएंगे तो वहाँ पे जो लोग बसे हैं तो उसका कुछ विरोध तो करेंगे ही, तो इन्हें भी कुछ विरोधों का सामना करना पड़ा। तो वो कौन कौन लोग थे? वैदिक लोगों का पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में ताम्र औजार और काली तथा लाल मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करने वाले लोगों के साथ संघर्ष हुआ था। ठीक है, जब ये भारत में आए थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका सामना करना पड़ा। तांबे के बर्तन बनाते थे तथा लाल रंग के औजारों का इस्तेमाल करते थे। तो इनके मध्य कुछ खिंचातानी, जैसे कहते हैं कि हाँ कोई दूसरी जगह आके बसेगा तो नवे लोगों को लोग देखते हैं तो कहते हैं कि हाँ ये लोग कहाँ से आ गए। ऐसी चीज़ें होती हैं। जनजातीय संघर्ष इन्हें बोला जाता है कि हाँ छोटे छोटे कबीले थे, तो उन्हें उत्तर हड़प्पाई संस्कृति के लोगों से सामना करना पड़ा। उत्तर वैदिक लोगों ने इस क्षेत्र में मुंडा भाषियों का भी सामना करना पड़ा। तो ये सब थे। तो उनका जो सामना हुआ था वो लाल तथा काले रंग के बर्तन बनाते थे। आगे उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था क्या थी उस टाइम। ठीक है, इकोनॉमी कैसे थी उस टाइम। तो वैदिक सभ्यता में मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। जो ऋग्वेदिक काल था उसमें मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें कृषि हो गया था। एक आज चीज़ आपको और बता दूं, जो हड़प्पा सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता वो इससे पहले बैक टू बैक जो वीडियो अपलोड हुई थी हड़प्पा सभ्यता बहुत अच्छे से कराई गई है, कर लेंगे एग्जाम से, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका। तो हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी, लेकिन जो वैदिक काल का सारा सिस्टम है वो सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। इसे भी याद रखेंगे। कृषि का स्थान गौण था। लोगों के लिए चावल, गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों का भी ज्ञान था। ठीक है, उस समय चावल, गेहूँ, जौ जैसी फसलों का उन्हें ज्ञान था। बाकी फल फ्रूट का भी उस टाइम उत्पादन, वो सब चीज़ें होती थी। ठीक है, पशुओं का पशुपालन उत्तर वैदिक काल में था। ठीक है, जो पशुओं का मेन था व्यवसाय वो कब था? ऋग्वेदिक काल में था। उत्तर वैदिक काल में कृषि हो गया। चित्रों के साथ चीज़ों आपको कराया गया कि हाँ एक बार दिमाग में बैठ जाए तो आपको याद रहे। ऋग्वेद का जो चतुर्थ मंडल है वो कृषि का ही वर्णन करता है। ठीक है, कृषि का उल्लेख 24 बार हुआ है ऋग्वेद में। खेत बैल के द्वारा जोते जाते थे उस टाइम। ठीक है, ये चीज़ें तो प्रथाएं अभी काफ़ी हद तक अभी तक चलती आ रही थी। अब आगे अर्थवेद में सिंचाई के लिए नहर खोदने तथा टिड्डों द्वारा फसल नष्ट होने की जानकारी मिलती है। ठीक है, कि नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती थी। कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्राचीन नाम, जैसे हसिया, कोठार तथा चलनी को त्यूत कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, प्राचीन नाम पूछे जाते हैं। सूप को शुर्प कहा जाता है। ठीक है, अनाज को उसने वाला को धन्यकर्त कहा जाता था। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, ये जो वेद में 5 प्रकार के चावलों का वर्णन है, ये देखिए 5 प्रकार के चावल कौन कौन से थे? महाब्रहणी, कृष्णब्रहणी, शुल्कव्रही, अशुधन्य तथा हायन। ये 5 प्रकार के चावल थे जो यजुर्वेद से पता चलते हैं। नेक्स्ट, अब आगे व्यापार तथा वाणिज्य कैसा था? तो उत्तर वैदिक काल में व्यापार का विकास हुआ और व्यापारी श्रेणियों में संगठित हो गए। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जो व्यापार था वो ऋग्वेदिक काल से काफ़ी अच्छा हुआ। ठीक है, इनकी माप इकाइयाँ देखते हैं। माप इकाइयाँ बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछी जाएंगी एग्जाम में। देखें माप इकाइयाँ कैसे हैं? निष्ठ, शतनाम, पाद, किशल तथा किल, ये इसकी माप इकाइयाँ थी। तो ये इनके नाम हैं कि किन किन चीज़ों से कैसे कैसे चीज़ों को नापा जाता था। निष्ठ, शतनाम, पाद, कृष्ण तथा खिल्प ये थी। तो बाट की जो मूलभूत इकाई थी वो कृष्णल थी। ठीक है, जैसे अब किलो के बोला जाता है, किलो, 2 किलो, 4 किलो, तो जो बाट था उसकी मूलभूत इकाई कृष्णल थी। बाट की सबसे छोटी इकाई की थी क्या थी? रतिका थी, सबसे छोटी इकाई को। जो भूमि, लैंड को कैसे मापा जाता था? लैंड को मापा जाता था खिल्प में। अब ये जैसे बीघा में चलता है, कहीं गज में चलता है, कहीं मीटर में चलता है भूप की माप इकाई, तो उस टाइम खिल्प में मापा जाता था। व्यापार की जो लेन देन प्रक्रिया थी वो निष्ठ में होती थी। पहला निष्ठ में होती थी, जैसे किलो, 2 किलो, लीटर, 2 लीटर, ये सब चीज़ें हैं। इसको बस याद करते जाइए कैसे कैसे हैं। तो वो सब चीज़ें ऐसे होती थी। नेक्स्ट, अब आगे स्थायी जीवन कैसा था इनका?
वो लोग स्थायी जीवन कैसे जीते थे। उत्तर वैदिक काल का भौतिक जीवन में काफ़ी विकास हुआ ऋग्वैदिक काल के कंपैरिजन। उसे कृषि और विभिन्न शिल्प कारीगरी के साथ लोगों का ज्ञान हुआ। जब उनको अंदर एक कारीगरी एक स्किल आई तो जो उनका जीवन सतह था वो खुद ऊपर उठने लगा। वैदिक लोग ऊपरी गंगा के मैदानी इलाकों में रहते थे, ठीक है, ऊपरी गंगा के मैदानी इलाकों में रहते थे। लोग मिट्टी से बने ईंटों के घरों में रहने लगे। इसके अलावा वो झोपड़ी नुमा घरों में भी रहते थे, ठीक है। अब वो तो उस टाइम था कि हाँ कौन लोग कैसे गरीब हैं या अमीर है। अब अमीर रहते होंगे तो ईंटों में रहते होंगे, अब गरीब थे तो वो झोपड़ी नुमा में रहते थे। सिंपल बेसिक सी चीज़ें हैं, मतलब हिस्ट्री को आप कहानी की तरह पढ़ोगे तो ज़्यादा कुछ है नहीं। वैदिक ग्रंथों में समुद्र मार्ग से भी यात्रा का भी वर्णन है कि वो समुद्र के द्वारा यात्रा करते थे, यानी जो जहाज़ की उत्पत्ति ये सब चीज़ें उस टाइम भी यानी उनका आविष्कार हो चुका था। आगे राजनीतिक संगठन कैसा था। उत्तर वैदिक काल में जो शाही सत्ता विस्तार में आई तथा कबीलाई सभाओं का अंत हो गया, ठीक है। जब शाही सत्ता विस्तार में आई तो कबीलाई सभाएं जो थी तो उनका अंत हो गया, क्योंकि जो कबीलाई का जो ज़्यादा सिस्टम था वो था ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। धीरे धीरे इस टाइम इनका अंत होने लगा। उत्तर वैदिक काल में सभा तथा समिति का ढांचा ही बदल गया। उत्तर वैदिक काल में सभाओं में महिलाओं का प्रवेश वर्जित हो गया, ठीक है, महिलाओं का प्रवेश वर्जित हो गया। लेकिन जो आपको ऋग्वैदिक काल में क्या बताया था कि इसमें महिलाएं भी सभाओं में भाग ले सकती थी। कंपैरिजन पूरा करके आपको ये वीडियो लाया हूँ, ठीक है। ऋग्वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल, जिन्होंने वो वीडियो नहीं भी अच्छे से देखी होगी, अगर यही वीडियो देख लेंगे ना तो ऋग्वैदिक काल का भी क्वेश्चन बन जाएगा। सभाएं कुलीन तथा पुरोहित वर्गों द्वारा नियंत्रण की जाती थीं। राजनीतिक संगठन की बात हो रही है। राष्ट्र शब्द जिसका अर्थ क्षेत्र था इसी समय आया था, ठीक है। राष्ट्र शब्द था जिसका अर्थ क्या था, क्षेत्र, वो इसी समय आया था, जिसे राष्ट्र बोला जाता है। नेक्स्ट, अब आगे क्या क्या चीज़ें हुई, जैसे कि इसे में देखते हैं राजनीतिक संगठन में। तो कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जो सेनापति, पुजारी, महारानी तथा कुछ अन्य अधिकारी भी होते थे राजा की हेल्प के लिए। किसी जनता की अब कर्तव्य हैं, उनकी जो प्रजा की हेल्प करनी, तो ये सब चीज़ें होती थी। इनके द्वारा ही राजा राज करते थे, इनके बगैर वो कुछ नहीं थे। उनके अच्छे अच्छे मंत्री होते थे सलाह देने के लिए, पुजारी होते थे, धार्मिक अनुष्ठान या कुछ करना हो ये सब चीज़ें से पुरोहित बोला जाता है, उनका एक अच्छा पद होता था राजा के बाद। निचला सत्र ग्रामीण सभाओं द्वारा संचालित होता था, जिस समुदाय को प्रधान कहा जाता था। निचला जो ग्रामीण था उसके समुदाय को क्या कहा जाता था, नेता कहा जाता था। तो कुछ और उपनाम हैं, जैसे उस टाइम हल को सीरा बोलते थे, ठीक है, हल रेखा को सीता, जूते हुए खेत को उर्वरा बोला जाता था उस टाइम, ठीक है। बाकी राजा के लिए सेनापति, पुजारी, महारानी तथा कुछ अन्य अधिकारी थे उसको सहयोग देने के लिए। सामाजिक संगठन कैसा था। सामाजिक संगठन बिल्कुल ऋग्वैदिक काल के ही तरह था। 4 वर्ग में बटा हुआ था सामाजिक संगठन। तो ब्राह्मण जिसे बोला जाता कि मुख से पैदा हुए थे, क्षत्रिय भुजा से पैदा हुए थे, वैश्य जांघ से, तथा शूद्र पैर से पैदा हुए थे। शूद्रों की स्थिति काफ़ी नीचे थी, काफ़ी मतलब ख़राब थी। तो इनके बारे में करेंगे कि कैसे कैसे इनका कौन कौन सा कार्य था। तो ऐसे थे, ब्राह्मण थिंकर बोले जाते थे, क्षत्रिय लीडर बोले जाते थे, वैश्य प्रॉफिट माइंडेड यानी इनका व्यापार ही था, शूद्र थे ये वर्कर थे, ये मतलब लोगों के हिसाब से कार्य किया करते थे। ऋग्वेद का जो 10वां भाग है वह शूद्र शब्द का ही उल्लेख करता है। क्षत्रिय वर्ण का स्थान जो था वो दूसरे नंबर पे था। जैसे आपको देखिए क्षत्रिय वर्ण का स्थान, ये युद्ध, शासन तथा राष्ट्र की रक्षा करते थे, ठीक है, लड़ाकू टाइप जिसे बोला जाता है। तो इनका भी काम काफ़ी अच्छा था। ब्राह्मण तो काफ़ी ऊपर हुआ करते थे। अब आगे आगे केवल वैश्य ही थे जो आर्थिक सहायता कर चुकाते थे, ये याद रखना। तो ये भी एक लॉजिक ही है। शूद्र हो गए सबसे नीचे, और उन्होंने कौन सा टैक्स देना, ब्राह्मण सबसे ऊपर, टैक्स तो उन्हीं को जाएगा। बाकी रह गए कौन से, जो आपको बताया क्षत्रिय रह गए, तो वह वैसे ही वो थे आर्थिक सहायता के लिए, तो वो कौन सा टैक्स देते। तो बेसिक कहते हैं नहीं, आम इंसान ही मारा जाता है, तो वही चीज़ है। केवल वैश्य ही थे जो बिल्कुल आम जिंदगी, व्यापार करना ये उन सब चीज़ें करते थे, तो टैक्स भी तो वही देंगे। तो वैश्य ही थे जो आर्थिक सहायता कर चुकाते थे। शूद्र सबसे निचला वर्ग था, उन्हें दूसरे वर्गों का सेवक बताया गया है, वो दूसरों की इच्छा के अनुसार काम करते थे। शूद्र तथा महिलाओं के लिए गायत्री मंत्र का उच्चारण अधिकार प्राप्त नहीं था। ये विश्वामित्र ने ये लिखी है गायत्री मंत्र, ठीक है, तो इसका उच्चारण शूद्र तथा महिलाएं नहीं कर सकती थी, ये इम्पोर्टेंट है। सबसे खराब स्थिति शूद्रों को ही थी, ठीक है, उस टाइम।
रथकार निर्माता तथा कुछ कारीगर जो वर्ग थे उन्हें जनेऊ धारण करने का अधिकार प्राप्त था। उत्तर वैदिक काल में गोत्र नाम की एक संस्था का उदय हुआ था उत्तर वैदिक काल में, तो जिसका अर्थ था गौशाला, जहाँ पशुओं को रखा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये पूछा कैसे जाएगा कि जो गोत्र संस्था थी उसका काम क्या था, तो गौशाला में पशुओं को रखना, और इसका उदय कब हुआ, वो हुआ उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, कहानी की तरह पढ़ते जाओ, चीज़ें याद होती जाएंगी। लॉजिक भी देखो कि हाँ कैसे कैसे चीज़ें बनती हैं। आश्रम व्यवस्था कैसे थी उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में 4 आश्रम व्यवस्थाएं स्थापित हुई थी। तो सबसे पहले ब्रह्मचार्य 25 वर्ष की आयु तक, धर्म तथा ज्ञान, ठीक है, अर्थ धर्म तथा ज्ञान ब्रह्मचार्य, ठीक है, वेदों का अध्ययन करते थे ये। उसके बाद गृहस्थ जीवन था 25 से 50 तक, ऐसे वर्गों में भी बटा हुआ था आश्रम व्यवस्था। अर्थ तथा काम, अब गृहस्थ जीवन है तो काम तो लगे ही रहेंगे। भौतिक सुखों का वेग, ठीक है, परिवार फैमिली ये सब चीज़ें हुआ करती थी। वानप्रस्थ क्या था, 50 की उम्र के बाद अध्यात्मक ज्ञान, ठीक है, कि हाँ अध्यात्म के साथ जुड़ो, एज के साथ साथ, इसमें ईश्वर का ध्यान होता था। संन्यास क्या था, 75 सौ के बाद कि पूरे ग्रह त्याग दो, ठीक है, परिवार फैमिली हर चीज़ों को त्याग के बिल्कुल मुक्त होके सन्यासी हो जाओ। 75 से 100 वह तक मोक्ष प्राप्त करने के लिए इसे कहा गया है गृह त्याग, संन्यास। तो ये 4 वर्गों में बटा हुआ था और ये आयु है, ठीक है। इसको एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है, गृहस्थ जीवन में कौन सा काम था, ये 4 ऑप्शन दिए रहेंगे तो इसका क्या आएगा, अर्थ तथा काम। वानप्रस्थ में अध्यात्मक ज्ञान, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अब आगे नेक्स्ट, देवता तथा रीति रिवाज, देवता तथा रीति रिवाज को कवर करेंगे। तो जो देवता तथा रीति रिवाज थे वो बिल्कुल ऋग्वेदिक काल के ही तरह थे, उसमें तो बिल्कुल अच्छे से बताया गया कि कौन से देवता का कौन कौन सा नाम था। देवता तथा रीति रिवाज, तो ऋग्वेदिक काल में जो देवी देवताओं की पूजा की जाती थी उसमें कुछ बदलाव किए गए थे, ठीक है, कुछ बदलाव थे, जैसे कि इसमें बलि प्रथा को अधिक महत्व दिया गया था, जबकि ऋग्वेदिक काल में नहीं था, बलि प्रथा को अधिक महत्व दिया गया था। यज्ञ में बड़े पैमाने पर पशु की बलि दी जाती थी, ठीक है, बलि कर्ता को यजमान कहा जाता था, जिसका अर्थ था यज्ञ करने वाला। बलि के दौरान उपहार के तौर पर गाय, सोने, कपड़े तथा घोड़े आदि दिए जाते थे, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद ने रूढ़िवादी ब्राह्मणों का भी वर्णन किया है जो कि मांस खाते थे, ठीक है, इन्होंने इसका भी वर्णन किया हुआ है, ठीक है। घोड़े गाय ये सब क्या करते थे, दिए जाते थे इसमें, ठीक है, उपहार के तौर पे। तो ये थी हमारी वीडियो किसकी, उत्तर वैदिक काल की। ये आपको कैसी अच्छी लगी, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।